अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए जर्नल एंट्री, आपके पूरे अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया हूं। और इससे पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले की जो वीडियो डली हुई है चैप्टर 6 की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप उस वीडियो को देखकर ये वाला वीडियो देखें, तब आपको जर्नल एंट्री बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में हम पूरे फॉर्मेट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे सबसे पहले रहता है डेट, और अगर डेट नहीं दिया है तो आप डेट को मत डालिए। डेट नहीं है तो आप लिख दीजिए सीरियल नंबर 123। इसके बाद ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन के जगह यहां पे पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद एलएफ, लेजर फोलियो, इसका एक अलग लेसन है जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए ये लेजर फोलियो वाला जो कॉलम है ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद डेबिट और फिर क्रेडिट। अब हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कैसे जर्नल एंट्री के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट कल या प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट, अगर आपको याद हो, यहां मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिटेड। और ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कहा गया है जितने भी एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट होगा। चलिए कुछ कॉमन एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे सैलरी पेड 4,000 रुपीज, टेलीफोन बिल पेड 3,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड 5,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 1,000 रुपीज, कमीशन पेड 300 रुपीज। ये कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं। अब जर्नल एंट्री में हमेशा एक बात याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग, मतलब एक एंट्री डेबिट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट होगा। अब मुझे बताइए, जैसे मैंने यहां पे लिख के दिया लाइन टू लाइन, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। अब सवाल यह है क्रेडिट क्या होगा? जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं, पैसा आपके जेब से बाहर जाता है, यस और नो? जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करो, यहां पे आप सैलरी दो अपने वर्कर को, टेलीफोन का बिल पे करो, इधर ध्यान दो खेलने के बजाय, टेलीफोन का बिल दो, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दो, जो भी एक्सपेंस आप दो, आपके जेब से पैसा बाहर जाएगा। और आपने रूल पढ़ा हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाला रूल आपने पढ़ा हुआ है, जो रियल अकाउंट का रूल था। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमेशा कैश बाहर जाएगा
या आपका बैंक से पैसा बाहर जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? आप कोई भी पेमेंट करो, या तो ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो पैसा बैंक से बाहर जाएगा, और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कैश में बाहर जाएगा। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो भी पैसा बैंक से जाएगा। अभी एक नई चीज आई है जैसे जी पे, फोन पे, वो भी किससे लिंक होता है? बैंक अकाउंट से। तो अब फोन पे करिए, जी पे करिए, उसमें भी पैसा कहां से बाहर जाएगा? बैंक से। तो अब एंट्रीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डेट नहीं लिखा, मैंने सीरियल नंबर 1 डाल दिया। सैलरी पेड, तो पहला एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू। ध्यान रखिए, यहां पे क्रेडिट का मतलब टू होता है। जर्नल एंट्री में क्रेडिट का मतलब टू होता है। तो क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर नहीं लिखा है कि पैसा कहां से पेमेंट हुआ है, मतलब कैश में पेमेंट हुआ है, क्योंकि चेक या ऑनलाइन पेमेंट क्वेश्चन में लिखा होता है। जैसे मैथ्स में हम जानते हैं अगर कुछ नहीं लिखा तो वो प्लस होता है, 1 हो या +1 दोनों एक ही चीज है। लेकिन माइनस है तो उसको लिखना पड़ता है -1। ठीक उसी तरह अगर पेड लिखा है सिर्फ, तो पैसा रोकड़े से बाहर गया, गल्ले से बाहर गया, कैश में पेमेंट हुआ है। और अगर ऑनलाइन या चेक पेमेंट हुआ है तो वो अलग से लिखा रहेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपए? 4000। तो डेबिट में भी 4000, क्रेडिट में भी 4000। और ये जिग जैग आपको दिखना चाहिए, जैसे डायगोनल बनता था मैथ्स में वैसे। तो 4000 डेबिट में और 4000 क्रेडिट में। ठीक है। क्या एक्सपेंस है? सैलरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। और कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कैश एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट का रूल है जो कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे, पैसा आपके जेब से या बिजनेस से बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वो क्रेडिट। अब एंट्री के बाद नरेशन भी लिखना पड़ता है। नरेशन का मतलब उस एंट्री के बारे में एक छोटा सा थीसिस। अब थीसिस क्या, सिंपल सा उसको लिख देना है। बीइंग लिख के स्टेटमेंट छाप दीजिए, सबसे इजी। BEING बीइंग लिखिए, और जो स्टेटमेंट है उसको वैसे ही उतार दीजिए। ये लिखा मैंने बीइंग, क्या क्वेश्चन है? सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, हो गया। ये हमारा पहला एंट्री बन गया। एंट्री नंबर 2, टेलीफोन बिल पेड। टेलीफोन भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस फिर से डेबिट हो जाएगा। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जर्नल एंट्री का रूल में टू का मतलब क्रेडिट होता है, और डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट टू को बाद में। तो क्या एंट्री होगा? टेलीफोन बिल। अगर जैसे मैंने पे सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा है, अगर आप इसको सैलरी पेड अकाउंट डेबिट लिखें तो भी गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ सैलरी लिख के डेबिट करें तो भी सही है। अगर आप सैलरी पेड अकाउंट डेबिट करके लिखें तो भी सही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो यहां पे टेलीफोन बिल पेड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट, कितना रुपए टेलीफोन बिल? 3000। तो यहां पे भी 3000, यहां पे भी 3000। नरेशन बीइंग टेलीफोन बिल पेड, ये बन गया हमारा एंट्री नंबर 2। देखिए जिगजैग बन रहा है, डेबिट क्रेडिट। वैसे ये आपको बनाना नहीं है कॉपी में, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। थर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइज कराती हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, आप पेपर में ऐड दे दीजिए, ऑनलाइन ऐड दे दीजिए। वैसे आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, बिकॉज पेपर पढ़ना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। तो आजकल जनरली प्रिंट एडवर्टाइजिंग का कल्चर खत्म हो गया है। आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जमाना चल रहा है, जिसमें सारे एडवर्टाइजिंग, इंस्टा में जब आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें जो पॉपअप्स आते हैं उसी को हम एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है।
तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे पैसा आपके जेब से बाहर जाएगा, और जो बाहर जाए वो क्रेडिट। और क्रेडिट को टू करके लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेबिट को डीआरई लिखते हैं, पर क्रेडिट को टी और टू करके लिखते हैं। टू मतलब क्रेडिट, आप समझ जाइए। कितना एडवर्टाइजमेंट है? 5,000, 5,000, 5,000। नरेशन बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। ये हमारा बन गया एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 1,000, मतलब बैंक से लोन लिया गया था, उसका जो इंटरेस्ट है वो पे किया गया, तो फिर से डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट में मैं टू कैश करने के बजाय टू बैंक कर दूंगा। अब आपके मन में आएगा सर आपने बैंक क्यों किया? क्योंकि जनरली आजकल क्या होता है बच्चों, जितने भी लोन्स लिए जाते हैं, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, जो भी अलग अलग प्रकार के लोन है, वो बैंक अकाउंट से सीधे क्रेडिट हो जाता है, मतलब लिंक हो जाता है। तो अगर आप कोई लोन लेते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट में आपके बैंक से ही वो इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है। फिर रिपीट करना चाहूंगा मैं, अगर आपने लोन लिया है जनरली, तो उसका जो पेमेंट है बैंक लोन का, वो जनरली बैंक से ही हो जाता है, तो बैंक अकाउंट से वो लिंक हो जाता है और सीधे बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है। इसीलिए अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको टू कैश करने के बजाय आप बैंक कर दिया करिए, क्योंकि आजकल सारा जो लोन का पेमेंट है इंटरेस्ट का, वो ऑनलाइन ही होता है। और ऑनलाइन मतलब बैंक से वो अकाउंट लिंक है, तो पैसा आपके कैश में से नहीं जाएगा, आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो पैसा कहां से बाहर जा रहा है? बैंक से, और जो बाहर जाए वो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 1,000, 1,000, 1,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। हो गया। एक और बचा हुआ है कमीशन पेड, उसको मैं ऐसी वर्बली बता दे रहा हूं, स्पेस खत्म होगा, आप समझ जाइए। कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब एंट्रीज खत्म हो जाएंगी तब आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखना है। नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां ऊपर में लिख ले रहा हूं। जैसे कमीशन का एंट्री क्या होता? 300 रुपीज, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट या कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 300, 300। उसके बाद लास्ट में टोटल करना पड़ेगा। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13,300। तो डेबिट में भी 13,300, ये डबल लाइन, क्रेडिट में भी 13,300। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जब खत्म होता है जर्नल एंट्री का, तो आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऐसे लिख के कॉलम वाइज उसको डबल लाइन आप खींच दिया करें। समझ गए आप? और लास्ट वाला एंट्री मैंने बनाया नहीं, उसका स्पेस खत्म हो गया था, लेकिन अगर वो एंट्री होता तो वो 300 भी प्लस होके 13,300, 13,300। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको कंपाउंड एंट्री बताऊंगा। अब ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड एंट्री का मतलब एक साथ बहुत सारी एंट्रीज डेबिट हो जाएंगी और कोई कुछ एक एंट्री या कुछ एंट्री क्रेडिट होगा, या एक साथ बहुत सारी एंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कोई एंट्री डेबिट होगा। कैसे? अब हम देखते हैं। कंपाउंड एंट्री करते इसीलिए है ताकि एग्जाम में टाइम बचा सके। जनरली अकाउंट्स में बच्चों को एक कंप्लेंट रहता है, मेरे को आता था पर मेरा टाइम कम पड़ गया। तो कंपाउंड एंट्री से आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे? अब वो देखेंगे।
अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक सिंगल एंट्री में इसको बना लूंगा, ये सब एक्सपेंसेस है, यस और नो? ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। रिमझिम में आ गई है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होता है। तो क्यों ना इन सभी एंट्रीज को मैं एक साथ डेबिट कर दूं। तो ध्यान से देखते जाइए, सैलरी अकाउंट, अब पेड लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही, मैं बार बार बोल रहा हूं। सैलरी पेड अकाउंट डेबिट। उसके बाद टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पेड अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अकाउंट डेबिट। कमीशन पेड, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट। अब देख सकते हैं सब एक्सपेंस था, मैंने लाइन से सबको डेबिट कर दिया। अब अमाउंट डालते चले जाइए, 4000, 3000, 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, कमीशन पेड 300। टू क्या बाहर जाएगा जब भी कुछ पेमेंट करोगे, कैश या बैंक? टू कैश। कैश में मैं चार चीजों को डालूंगा, सैलरी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट और कमीशन। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन कहां से डिडक्ट होगा बोला था मैंने? बैंक से। चलिए इन चारों का टोटल करिए, 4 + 3 7, 7 + 5 12,300। टू कैश में मैंने डाला 12,300। टू बैंक अकाउंट, और बैंक में कितना डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? 1000। अब मैच करिए, इधर भी 13,300, इधर भी 13,300। जब भी एक्सपेंस पे होगा यही दोनों क्रेडिट होगा, या तो कैश या बैंक। जो पैसा कैश में पेमेंट हुआ एक साथ करके डाल दिए, जो पैसा बैंक से पेमेंट हुआ उसको टू बैंक करके डाल दिए। नरेशन बीइंग कंपाउंड एंट्री पास्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस। मैंने कंपाउंड एंट्री पास कर दिया सारे एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद क्वेश्चन ओवर हो गया। तो टोटल यहां पे भी 13,300, यहां पे भी 13। अब जाके हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। तो ये आपके ऊपर है बच्चों कि आपको कौन सा इजी लगता है। इधर बात नहीं, इधर या तो इंडिविजुअल एंट्री बनाइए या कंपाउंड एंट्री बनाइए, जो आपको इजी लगता है वैसे आप बनाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपाउंड एंट्री का। अगर ऐसा बोलेगा तो ये कौन सा टफ है, ये भी तो इजी है। कंपाउंड एंट्री बोलेगा तो ये भी इजी है, कोई टफ तो है नहीं। और एक बात बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप कहीं भी पढ़ते हो, आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो भी जनरल एंट्री आपको पढ़ा रहा है टीचर, या आप पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल लाइन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कभी एक्सपेंस पढ़ लिए तो कभी सेल्स पढ़ लिए तो कभी परचेज तो कभी प्रीपेड। जैसे अभी मैंने शुरू किससे किया? एक्सपेंस से। तो एक्सपेंस का ए टू जेड आपको पहले पढ़ना है। जब एक्सपेंस हो जाएगा तब मैं इनकम पे आऊंगा, फिर इनकम का ए टू जेड आपको कराया जाएगा। जब इनकम हो जाएगा
तब मैं किसी और टॉपिक पे आऊंगा, फिर उसका ए टू जेड कराऊंगा। तब कभी भी जर्नल एंट्री पढ़िए तो जिस टॉपिक को आप पकड़ रहे हैं उसकी जितनी टॉपिक्स है, जितना उसका को रिलेटेड टॉपिक्स है, जितनी उसकी एंट्रीज है, वो पढ़ लीजिए, वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए, तब जाके नेक्स्ट टॉपिक में बढ़िए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कुछ टीचर्स हैं या स्कूलों में होता है, कोई एंट्री पहले पढ़ा दिए, कोई एंट्री बाद में पढ़ा दिए, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ऐसा हुआ, इसमें तो ऐसा हुआ। इसीलिए आप ये बात ध्यान में रखिए, जैसे मैं आपको भी एक्सपेंस पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक्सपेंस का जितना टॉपिक है, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ए टू जेड, जब ये हो जाएगा तब मैं दूसरे टॉपिक में आऊंगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। हाँ, सर कंपाउंड एंट्री हम लोग अगर अलग अलग डेट का होगा तो बनाएंगे, जैसे कि अगर अलग अलग डेट का है तो फिर कंपाउंड एंट्री आप नहीं बना सकते, क्योंकि सिंगल डे में पेमेंट नहीं हुआ है। आपने सुना क्या पूछा उसने? अगर सिंगल डे में पेमेंट नहीं हुआ है तो आप उसका कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते। अब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इधर। क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बाद में लिखेंगे, अब मैं ये समझाता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, और ये हमेशा लाइबिलिटी होता है। ये मैं कल या प्रीवियस वीडियो में जब आपको टी शेप समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आपने सर्विस या सामान ले लिया है, लेकिन अभी तक सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं किया है, और ये लाइबिलिटी, और मैंने क्या बोला था, लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए, क्या हो जाएगा वो? क्रेडिट। इसका एंट्री देखते हैं। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपीज, मतलब जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो रह गया है, घर में वो रह चुका है, लेकिन उसने अभी तक रेंट नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग है। अब जनरली एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे आप पेड नहीं लिख सकते बच्चों, ना 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 ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रेंट पे नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग है। रेंट पेड है तो आप रेंट पेड लिख सकते हैं, रेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप रेंट पेड नहीं लिख सकते। ठीक है? तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है 5,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि लाइबिलिटी है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट होता है, और मैंने अभी आपको क्या बोला? क्रेडिट का मतलब टू होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब बताइए, अगर पेड हो जाता है टू कैश आता है, यस और नो? क्योंकि पैसा चला गया, लेकिन आपने तो पेमेंट किया ही नहीं है, तो कैश कैसे क्रेडिट हो सकता है जब पैसा गया नहीं? आपके ऊपर लाइबिलिटी है, फ्यूचर में आपको रेंट देना है, और अगर कुछ देना है तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो नरेशन बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हो वो बन गया हमारा एंट्री, सो इजी।
अब यहां पे रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसको ऐसे भी लिख सकता है ड्यू बट नॉट पेड। जैसे यहां मैं इसको लिख दिया सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग को ही कहते हैं। मतलब वर्कर ने आपके लिए काम किया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो सैलरी एक्सपेंस है। तो फिर से सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना, अच्छा अमाउंट नहीं डाला है मैंने, 1000 लिख दिया, 1000। तो सैलरी में मैंने कितना डाल दिया, 1000, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्योंकि पेमेंट देना था नहीं दिया। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000, नरेशन बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये हमारा एंट्री हो गया। तो ये मैंने आपको किसका सिखाया बच्चों, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है जिसको ड्यू बट नॉट पेड भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें एक ही क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग भी होगा और पेड भी होगा, कंफ्यूजन होता है ना इसमें। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें एक सिंगल एंट्री में पेड भी होगा और आउटस्टैंडिंग भी होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक बात और, आप चाहते तो इसका भी कंपाउंड एंट्री बना सकते थे, कैसे वो भी आपको बता देता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट के बाद क्या था, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट 5000, सैलरी 1000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5000, 1000। यहां भी 6, यहां भी 6, फिर लास्ट में टोटल बताया था मैंने। हाँ, ये याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के बाद टोटल नहीं लिखना है। जनरल एंट्री का जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन में 7-8 एंट्री एक साथ दे देगा। तो जब पूरा आप एंट्रीज बना लेंगे 7 to 8 एंट्रीज, उसके बाद आप दोनों डेबिट क्रेडिट का टोटल लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे एक ही क्वेश्चन में अगर एक्सपेंस पेड भी हो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, हम उसका ट्रांजैक्शन देखेंगे। चलिए करते हैं। लिखा है सैलरी पेड 4000 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन में सैलरी पेड भी है और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। बताइए, 4000 रुपए का सैलरी पे कर दिया है और 2000 का सैलरी अभी भी पे करना बाकी है। दोनों एक्सपेंस है, यस और नो। तो अगर दोनों एक्सपेंस हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, यस और नो। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, चाहे एक्सपेंस पेड हो चाहे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, एक्सपेंस डेबिट होता है, यस और नो। इसका मतलब कोई भी एक्सपेंस हो वो डेबिट ही होना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट में आप दोनों का टोटल डाल दीजिए, 4 और 2 6000, डाल दिए सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिए हैं, 4000। टू कैश में कितना जाएगा, 4000। समृद्धि बोर्ड में देखो
टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्यों? जो आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और जो पेड हुआ है उसके लिए क्या क्रेडिट हो जाएगा? कैश। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में कितना? 2000। डेबिट में भी 6, क्रेडिट में भी 6। नरेशन बीइंग सैलरी पेड एंड सम सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ सैलरी पे कर दिया और कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है। समझ गया? ये मैंने कंपाउंड एंट्री बताया। आप चाहो तो इसका इंडिविजुअल एंट्री भी बना सकते हो, जो आपको इजी पड़े। चलिए मैं इंडिविजुअल वाला भी आपको बता देता हूं। जैसे पहले सैलरी पेड वाला है, पहले उसको निपटा देते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट। कैश में भी कितना डाल दूंगा? 4000, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो एक्सपेंस डेबिट और पैसा बाहर, तो कैश क्रेडिट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, और उसके बाद किसका? आउटस्टैंडिंग का। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि आपने पेमेंट अभी नहीं किया। 2000 2000। नरेशन, एक बार कैमरा चेक करते हो पूरा दिख रहा है कि नहीं नीचे तक? वो बोल रहा है नहीं दिख रहा है नीचे का। सेट कर उसको। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बोल रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है कुछ। अब दिख रहा है? ठीक। बीइंग, पक्का दिख रहा है ना? नहीं कृष्णा अच्छे से? दिख रहा है ना? बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आपके लिए दोनों, ये वाला भी सही है, और अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हो तो ये वाला भी सही है। अभी आपके ऊपर आप कौन सा बनाना चाहते हो, कंपाउंड वाला या सिंगल इंडिविजुअल, एक एक करके। इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू, ऑन टू यू। समझ आ गया आपको? तो ये मैंने आपको आउटस्टैंडिंग वाला भी समझा दिया। अगर एक ही क्वेश्चन में पेड भी हो और आउटस्टैंडिंग भी हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो इधर। ठीक। अब हम एक्सपेंस देखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या होता है? बिना सर्विस लिए पहले ही पेमेंट कर देना, जिसको प्रीपेड को एडवांस पेड भी कहा जाता है। अब हम उसको देखेंगे। चलिए अब हम प्रीपेड एक्सपेंस देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको एडवांस पेड भी कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस पेड भी कहा जाता है, और हमेशा याद रखिए ये एसेट होगा, और एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेड हमेशा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब मैं इसका एंट्री आपको बताने जा रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस पहले एसेट क्यों होता है ये समझते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह से 50,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया अपने यहाँ पे एसी लेने के लिए। अब मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया 50,000, तो कल को मुझे उसे कुछ देना नहीं है, मुझे उससे एसी लेना है। और मैंने बोला है बार बार आपको, अगर कुछ लेना है तो एसेट, कुछ देना है तो लाइबिलिटी। तो आपको उससे कुछ लेना है, तो अगर लेना है तो वो क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रेंट पेड इन एडवांस 2,000 रुपीज, रेंट पेड इन एडवांस 2,000 रुपीज। तो इसका एंट्री क्या होगा, क्या बोला है मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, तो यहां पे प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। नॉर्मल रेंट होता रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते, यस और नो, लेकिन क्योंकि प्रीपेड है तो कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, रेंट। समझ गए। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल रेंट होता रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी होता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड एसेट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, प्रीपेड एसेट होता है इसीलिए डेबिट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना, 2,000, और यहां पे भी 2,000। नरेशन बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बन गया एंट्री, सो इजी। तो जब भी कुछ प्रीपेड होगा या एडवांस पेड होगा आपको ये करना है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है प्रीपेड कमीशन 1,000 रुपीज, मतलब काम होने से पहले ही आपने सामने वाले को 1,000 कमीशन दे दिया। प्रीपेड है मतलब एसेट, और ये हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री नंबर 2, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट। नॉर्मल कमीशन होता कमीशन डेबिट टू कैश, पर ये प्रीपेड है तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1,000, 1,000, 1,000। नरेशन बीइंग कमीशन पेड इन एडवांस। अब दो एंट्रीज का टोटल लिख दीजिए, 3,000 इधर भी और 3,000 इधर भी, सो इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्विस नहीं ली है, पर हम कैश पहले हम लोग उससे नहीं, एक्सपेंस कैसे हो गया, हमने सर्विस लिया ही नहीं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि प्रीपेड एक्सपेंस में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक हमने सर्विस लिया ही नहीं। एक्सपेंस तो तब होगा बच्चों जब हमने सर्विस या गुड्स ले लिया, अभी तो हमने सर्विस या गुड्स लिया ही नहीं। एक्सपेंस कब होगा, जब मैं थिएटर जाके मूवी देख लूं, जब मेरे पास गुड्स आ जाए तब वो एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आपने सर्विस अभी तक लिया नहीं है तो नॉर्मली वो बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो प्रीपेड आएगा। और एसेट क्यों, क्योंकि हमें सामने वाले से या तो सर्विस लेना है या गुड्स लेना है, इसीलिए। फोटो ले लिया, ठीक है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे बच्चों जिसमें एक ही क्वेश्चन में प्रीपेड भी होगा और नॉर्मल पेड क्वेश्चन भी होगा। एक कंपाउंड एंट्री वाला क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भी जो आपको एंट्रीज करा रहा हूं इसमें मैंने अभी जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया है। पहले मैं आपको जनरल एंट्री का बेस करा दूं, उसके बाद मैं जीएसटी वाला जनरल एंट्री आपको बताऊंगा।
अगर मैं डायरेक्ट जीएसटी को इंक्लूड कर दूं आपको कंफ्यूजन होगा, तो पहले हम जनरल एंट्री को कर लेंगे, उसके बाद हम जीएसटी में आएंगे। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक ही जर्नल एंट्री में एक ही सिंगल क्वेश्चन में प्रीपेड भी होगा और पेड भी होगा। जैसे रेंट प्रीपेड 1000 रुपीज एंड रेंट पेड 2000 रुपीज। एक सिंगल लाइन में रेंट प्रीपेड भी है और रेंट पेड भी है। अगर मुझे इसका कंपाउंड एंट्री बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले रेंट प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है? एसेट, और एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 1000। उसके बाद जो रेंट पेड है ये भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस भी क्या होता है? डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि वो एसेट है। और एक्सपेंस क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रीपेड मतलब टाइम से पहले उसने पेमेंट कर दिया, और रेंट मतलब उसने एक्सपेंस का पेमेंट किया, नॉर्मल एक्सपेंस। कितना है ये? 2000। टू, प्रीपेड रेंट के लिए क्रेडिट में क्या लिखते थे, याद है आपको? रेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा नॉर्मल एक्सपेंस के लिए नहीं गया है, प्रीपेड के लिए गया है। और पेड के लिए किसको क्रेडिट करते थे? टू कैश। क्यों? नॉर्मल एक्सपेंस है, पैसा आपके जेब से बाहर गया। इसमें भी पैसा जेब से बाहर गया है, बट वो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए इसको कैश में नहीं डालेंगे, एक्सपेंस में डाल देंगे, रेंट में। तो रेंट में हमें डालना है 1000 और कैश में हमें डालना है 2000। नरेशन बीइंग रेंट पेड इन एडवांस एंड रेंट पेड। ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपाउंड एंट्री का। अब इसका इंडिविजुअल एंट्री अगर बनाए तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअल एंट्री बनाने बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिंगल एंट्री में ही मुझे दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। पहले क्या है? प्रीपेड रेंट। बहुत सिंपल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं सॉरी, एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 1000। टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड सैलरी होता तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रीपेड कमीशन होता तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। 1000। नरेशन बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। ए का मतलब फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। रेंट पेड 2000, सिंपल एक्सपेंस है डेबिट, और एक्सपेंस पे करने से कैश क्या हो जाता है? बाहर, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश 2000
2000. Narration being rent paid. फिर लास्ट पे टोटल, इधर भी 3000, इधर भी 3000. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग एक्सपेंस का, मैंने आपको ए टू जेड जितने एक्सपेंसेस है उसके एंट्रीज हम लोग देख लिए. अब हम लोग देखेंगे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. परचेज अगर कैश में हुआ है तो क्या होगा, परचेज अगर उधार में हुआ है तो क्या होगा. अब हम उसको डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले ये लिखा मैंने डेट, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट या सीरियल नंबर. इसके बाद पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. और ध्यान रखें मैंने अभी जीएसटी नहीं बताया है, मैं बिना जीएसटी वाली एंट्रीज आपको करवा रहा हूं. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, और हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि परचेस कैसे होता है. जैसे परचेज गुड्स फॉर 5000 रुपीज इन कैश, परचेज गुड्स and payment made by check, 2000. Purchased goods on credit from Mohanlal, 3000 रुपीज. परचेज की मैंने आपको 3 एंट्री बताई है. सबसे पहली बात, परचेज लिखोगे कब, ध्यान से सुनना. अगर गुड्स खरीदा जा रहा है तो वो गुड्स बेचने के लिए खरीदा जा रहा है. जैसे जितने भी गुड्स होंगे, जैसे अगर मेरी साड़ी की दुकान है तो जितनी भी साड़ियां मैंने खरीदी बेचने के लिए वो परचेज है. अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो जितना भी एसी फ्रिज मैंने खरीदा बेचने के लिए वो परचेज है. तो जो भी आप खरीदते हो दोबारा रीसेल करने के लिए वो परचेज है. बट अगर आप कंप्यूटर, आपकी कंप्यूटर की दुकान नहीं है और आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो तो वो परचेज में नहीं आएगा, वो कंप्यूटर ही आएगा. अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो लेकिन बिल्डिंग, आप बिल्डर नहीं है, आप बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं ले रहे, अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो वो परचेज नहीं आएगा, वो बिल्डिंग आएगा. इसका मतलब कंप्यूटर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जब ये सब खरीदा जाता है तब उसमें परचेज नहीं लिखते, सिर्फ गुड्स में परचेज लिखते हैं. जैसे दुकानदारों को आपने कहते सुना होगा, मेरा गुड्स गोडाउन में आ गया है, मेरा माल गोडाउन में भर गया है. माल मतलब गुड्स जिसको रीसेल करने के लिए खरीदा गया है. तो आप लोग कॉमर्स में ये बात याद रखिएगा, जब गुड्स होगा तभी परचेज लिखा जाएगा, वरना परचेज नहीं लिखा जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले परचेज कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि जो भी खरीदेगा वो बिजनेस के खर्चों में आएगा. तो और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट. तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 5000. पहले मैं इंडिविजुअल एंट्री बनाऊंगा, उसके बाद कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा. टू कैश, क्यों, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट. और जब आप कुछ खरीदते हो कैश बाहर तो कैश क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट मतलब टू. तो यहां पे भी 5000. नरेशन बीइंग गुड्स
परचेज्ड, ये पहला एंट्री बन गया। दूसरा एंट्री, परचेज्ड गुड्स, फिर से गुड्स खरीदा है तो परचेज लिखना पड़ेगा, बट पेमेंट मेड बाय चेक, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। पर चेक से पेमेंट कर रहा है तो टू कैश नहीं होगा, टू बैंक, क्योंकि पैसा कहां से कटेगा, बैंक से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000, 2000, 2000, नरेशन being goods purchased and payment made by check, ये सेकंड एंट्री भी हो गया। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में फिर से गुड्स लिया है बट उधार में लिया है। अगर उधार में ले रहा है पैसा तो जाएगा नहीं बाहर, तो क्रेडिट किसे करेंगे, तब हम रूल लगाएंगे पर्सनल वाला। कृष्ण वहां में बोल के आना, उसकी छुट्टी ना करे, ईवी की, ईवी की छुट्टी ना करे। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको याद होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो डेबिट और गिवर है क्रेडिट। सामान खरीदा मोहनलाल से, तो सामान को देने वाला कौन है, मोहनलाल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, मोहनलाल्स अकाउंट। यहां पे एक छोटा सा रूल आपको बताना चाहूंगा जिसमें कई सारे बच्चे छोटा सा मिस्टेक कर जाते हैं। अगर आपको मोहन लिखना है तो बस मोहन, उसके आगे अकाउंट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। अगर आपको मोहनलाल अकाउंट लिखना है तो मोहनलाल्स अकाउंट, याद रखिएगा इसको। अगर मैं यहां पे टू मोहन लिख देता, खत्म, अकाउंट नहीं लिखता। और अगर आपको अकाउंट लिखना है तो आपको मोहनलाल्स करके अकाउंट लिखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कितने का सामान लिया है, 3000, 3000, 3000, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, तीनों ही केस में आप चेक करिए परचेज डेबिट, इसमें भी परचेज डेबिट, इसमें भी परचेज डेबिट, और इसमें भी परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होगा बिकॉज परचेज एक्सपेंस है। लेकिन सवाल यह है क्रेडिट क्या होगा। अगर कैश में पेमेंट हो रहा है टू कैश, चेक में पेमेंट हो रहा है टू बैंक, और उधार में खरीद रहे हैं तो टू मोहनलाल्स अकाउंट, जिससे खरीदा गया है। याद रखिएगा, क्यों, बिकॉज सामान किसने दिया, मोहनलाल ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक साथ बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना आप। शांत करो। चलिए, क्या बोला था मैंने, परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट। मैं लाइन से अब परचेस को डेबिट करूंगा। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, सभी गुड्स हैं और गुड्स का मतलब परचेस, तो टोटल कर दीजिए 5000, 2000 और 3000, 10,000। कितने का गुड्स उसने परचेज किया, 10।
अब क्रेडिट बारी बारी से एक एक को करेंगे। सबसे पहले कैश में लिया तो क्या बाहर, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कैश में डाल दूंगा 5000। टू किस में पेमेंट किया, चेक से, पैसा कहां से बाहर, बैंक से, टू बैंक, बैंक में डाल दिया 2000। इसके बाद टू उधार में लिया, टू मोहनलाल अकाउंट, मोहन अकाउंट कितना 3000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कंपाउंड एंट्री पास्ड। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, परचेज हमेशा डेबिट होगा। आपको ध्यान रखना है क्रेडिट क्या होगा, कैश में लिया है टू कैश, चेक में लिया है टू बैंक, उधार में लिया है तो नाम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, जब नाम नहीं देता, जैसे मान लो यहां पे लिख देता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, अभी सबको बाहर रोक दे, बोलना जब तक मैं ना बोलूं अंदर ना, उनको बोल दे एक बार। ले लिया फोटो, मान लो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिर्फ लिख दिया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, तब क्या करोगे, नाम तो दिया नहीं है, जिससे उधार में सामान लेते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो तब मोहन के जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो याद रखिएगा, अगर नाम नहीं लिखा तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिकॉज जिससे उधार में सामान लिया जाता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो ये मैंने आपको परचेज का बताया। अब मैं आपको बताऊंगा परचेज रिटर्न। फोटो ले लिए ना मैंने। ध्यान से देखिए इधर, गुड्स रिटर्न्ड टू मोहनलाल 500 रुपीज। गुड्स रिटर्न्ड को परचेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था बच्चों। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, उसमें कुछ डिफॉल्ट आता है, कुछ डिफेक्ट आता है, तो हम उस सामान को वापस कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। अब सोचिए, मैंने ये ग्लास अपने कोचिंग के लिए लिया, तो ये ग्लास मेरे कोचिंग के अंदर आ गया। अब ग्लास में कुछ डिफेक्ट था तो मैंने इसको वापस कर दिया। तो जब मैंने लिया था तो ये अंदर आया था, और जब मैं इसको वापस कर रहा हूं तो ये बाहर जा रहा है, और बाहर जाने को क्या कहते हैं, आउटवर्ड। इसीलिए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं वो अंदर आता है, जब आप उसको वापस करते हैं तो वो बाहर जाता है, इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड। और सिंपल सा लॉजिक है, अभी तक हमने देखा परचेज क्या हो रहा था, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा, जिसको आप माल वापस करेंगे, क्योंकि रूल याद होगा आपको, डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होगा, रिसीवर। रिसीवर यानी कि क्रेडिटर, जिससे आपने माल खरीदा था। मैंने रोहन से ये ग्लास लिया, अब रोहन को मैंने ये ग्लास वापस कर दिया, तो ये ग्लास का रिसीवर कौन है, रोहन। तो अब परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई खरीदा हुआ माल आप वापस करोगे तो वो बाहर जाएगा, और जो बाहर जाए उसका रूल क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो अंदर, जब आप उसको वापस करते हैं तो माल
बाहर, और जो बाहर जाए वो क्रेडिट। तो इसका एंट्री होगा, किसको वापस किए? मोहनलाल को। तो रिसीवर कौन है? मोहनलाल। मोहनलाल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को जैसा मैंने आपको बोला है, आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप शांत करा तो कृष्णा हल्ला कर रहे हैं बहुत। आप इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। मतलब आप चाहे तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करिए या रिटर्न आउटवर्ड, बोथ मींस द सेम। कितने का माल वापस किया है? 500। इधर भी 500, इधर भी 500। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। नरेशन हो गया इसका बीइंग गुड्स रिटर्न। तो बहुत आसान है, जब भी परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप वापस कर रहे हो तो माल बाहर जा रहा है। और डेबिट क्या होगा? जिसको वापस कर रहे हो, जो रिसीवर है। और अगर नाम नहीं देगा तो क्या डेबिट हो जाएगा? क्रेडिटर। बिकॉज अपने माल किससे लिया था? क्रेडिटर से। तो वापस भी किसको करोगे? क्रेडिटर को। और पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है, टू लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? टू। हमेशा याद रखना, टू है मतलब वो परचेज रिटर्न है। और रिटर्न आउटवर्ड भी है मतलब वो परचेज रिटर्न है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल्स का। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, सेल्स। अब मुझे एक बात बताइए, सेल्स, ये मैंने कल आपको बताया था, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। बात मत करो। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब अर्निंग, और अर्निंग का मतलब होता है इनकम। अब मुझे आप एक बात बताइए, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करिए। जैसे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होता है, सारा इनकम क्या होता है? क्रेडिट। नॉमिनल का रूल, ऑल इनकम्स आर। मुस्कान बैठी हो चुपचाप, यहां पे हल्ला कर रहे हैं बच्चे, शांत नहीं करा रही हो, वीडियो बन रहा है। और थोड़ा बोलो ना, जाके शांत कराओ ना उनको। इतने इसीलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। हर बिजनेस के लिए सेल्स कमाई है। पान वाला पान सेल कर रहा है, रेवेन्यू। शोरूम वाला कार सेल कर रहा है, रेवेन्यू। स्टेशनरी शॉप बुक सेल कर रहा है, रेवेन्यू। हर बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सेल्स। और सेल्स हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब सवाल यह है, डेबिट कौन होगा? सवाल यह है, अगर कैश में माल बेचे तो कैश डेबिट, चेक में माल बेचे बैंक डेबिट, और अगर उधार में माल बेचे डेटर डेबिट। डेटर कौन? जैसे क्रेडिटर जिससे उधार में माल खरीदते हैं, डेटर जिससे उधार में माल, जिसको उधार में माल बेचते हैं। चलिए मान लेते हैं, ये वाला दिख रहा है क्या? क्या वीडियो में देखते हैं? जैसे गुड्स सोल्ड, जैसे परचेस के लिए हमेशा, सॉरी, गुड्स के लिए हमेशा परचेस लिखते हैं,
उसी तरह गुड्स के लिए हमेशा सेल्स लिखते हैं। गुड्स सोल्ड, कैश 10,000, चेक 5,000, सोहन 1,000। तो बताइए, जब आप कुछ भी बेचेंगे, जैसे मान लीजिए मेरी स्टेशनरी की दुकान, ये डस्टर मेरे हाथ में, मैंने इसको बेचा, इसको बेचने से मेरे पास पैसा आएगा, यस और नो? तो जब भी आप कुछ बेचेंगे पैसा अंदर, और जो अंदर आए वो डेबिट, इसीलिए सेल्स होगा क्रेडिट और कैश होगा डेबिट। क्यों? कैश रियल एसेट है और रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी आप कुछ पैसे में बेचोगे तो कैश हमेशा क्या होगा? डेबिट, बिकॉज जब जब आप कुछ बेचोगे पैसा अंदर, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000। Narration being goods sold for cash। नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या आएगा? फिर से सेल्स क्रेडिट होगा, लेकिन इस बार चेक से पेमेंट हुआ है। किससे पेमेंट हुआ है? चेक से। तो पैसा फिर से आया, लेकिन हाथ में आने के बजाय बैंक में आया। पैसा कहां आया? बैंक में। तो पैसा किसके अंदर आ रहा है? बैंक के अंदर। तो क्या डेबिट होगा? बैंक। तो दूसरा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन being goods sold and payment received by check। कितने का माल बेचा? 5,000। इधर भी 5,000, इधर भी 5,000। और लास्ट वाला, लास्ट है, सोहन को माल बेचा। ऋषिक एक बार बाहर आ। जैसे मान लीजिए ये मेरा कस्टमर है डेटर, ये मेरे दुकान आता है स्टेशनरी के, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया और मैंने इसको ये डस्टर बेचा। इस स्टेशनरी का रिसीवर कौन है? ऋषिक। तो जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसका मतलब जब भी हम उधार में किसी को माल बेचते हैं वो क्या होता है? रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर। और डेटर में क्या रूल लग रहा है? डेबिट द रिसीवर। और कैश और बैंक में क्या रूल लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। सिंपल सा लॉजिक है। जब आप कुछ खरीदते हो, क्रेडिट द गिवर, उधार में जिससे आप खरीद रहे हो, और जब आप बेचते हो, डेबिट द रिसीवर। किसको माल बेचे हैं? सोहन को। तो सोहन्स, याद रखें, अकाउंट लिखना है तो सोहन्स, और अगर अकाउंट नहीं लिखना है तो सिर्फ सोहन डेबिट। नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूं। या तो सोहन्स अकाउंट लिखो, नहीं तो सीधा सोहन डेबिट कर दो। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000। नरेशन being goods sold to सोहन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज नोटिस करिए बच्चों, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता था, सेल्स हर बार क्या हो रहा है? चेक करिए, क्रेडिट। क्योंकि सेल्स इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। सवाल यह है डेबिट क्या होगा?
कैश में बेचेंगे तो कैश डेबिट, चेक में बेचेंगे तो बैंक डेबिट, उधार में बेचेंगे तो जिसको बेच रहे हैं वो डेबिट। अगर हम चाहें तो जैसे परचेज का हमने कंपाउंड एंट्री बनाया था, हम इसका भी कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। देखिए कंपाउंड एंट्री एक एक करके मुझे डेबिट करना पड़ेगा। पहले पहले क्या डेबिट होगा? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या डेबिट होगा? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या डेबिट होगा? डेटर यानी सोहन। और अगर नाम नहीं देगा, जैसे परचेज में नाम नहीं देता था तो क्रेडिटर, अगर सेल्स में नाम नहीं देगा किसको उधार में बेचा है तो डेटर। तो सोहन्स अकाउंट डेबिट 1051, 10,000, 5,000, 1,000 टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में तीनों का टोटल 16,000, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कंपाउंड एंट्री पास्ड। एग्जाम में अगर आपको बोले नहीं कि कौन सा अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल या कंपाउंड, तो कंपाउंड बनाइएगा, उसमें टाइम सेव हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे मैंने आपको परचेज रिटर्न बताया था, अब ठीक वैसे ही मैं आपको सेल्स रिटर्न सिखाऊंगा। ऋषिक बाहर आइए। जैसे ये डस्टर जो मैंने इसको बेचा था स्टेशनरी से खराब निकला, तो ये डस्टर ये मुझे वापस करेगा। तो मैंने जब इसको बेचा था सेल्स हुआ था, अब ये उस डस्टर को मुझे वापस कर रहा है। वापस करो। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। माल डिफेक्टेड होने के कारण कस्टमर ने यानी मेरे डेटर ने मेरे सामान को मुझे वापस कर दिया। तो जब मैंने बेचा था डस्टर बाहर, और जब इसने मुझे वापस किया तो डस्टर वापस अंदर। तो सेल्स किया था तो बाहर चला गया था, और वापस हो गया तो माल वापस दुकान के अंदर आ गया। इसीलिए सेल्स रिटर्न को क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। क्यों रिटर्न इनवर्ड? क्योंकि जब आप माल बेचते हो, माल दुकान से बाहर हो जाता है, और जब वो बिका हुआ माल डिफेक्टेड होने के कारण वापस आ जाए तो माल वापस दुकान के अंदर। इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। और इसको पहचानोगे कैसे? या तो रिटर्न इनवर्ड लिखा रहेगा या लिखा रहेगा गुड्स रिटर्न्ड बाई या फ्रॉम लिखा रहेगा। यहां पे डेटर कौन था जिसको माल सोहन। फ्रॉम सोहन 200 रुपीज। याद रखिए, अगर रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो वो सेल्स रिटर्न है, इधर देखो, या फिर बाई या फ्रॉम लिखा है। जैसे परचेज रिटर्न है कैसे पहचानते थे? टू करके लिखा होता था। लेकिन अगर बाई या फ्रॉम लिखा है तो समझ लीजिए वो क्या है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि अंदर आ जाता है। और आपको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स। दुकानदार ने माल बेचा था, माल दुकान से बाहर, अब खराब होने के कारण वो वापस आ गया तो माल दुकान के अंदर। और डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है? डेबिट। या एक दूसरे लॉजिक से देखो, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? गिवर। क्रेडिट कौन होगा?
माल किसने वापस किया? डेटर ने। माल किसने वापस किया? डेटर ने। तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, या रिटर्न इनवर्ड, दोनों सही है। अकाउंट डेबिट, कितने का माल वापस आया? 200 टू डेटर। डेटर कौन है? सोहन। और अगर नाम नहीं दिया होगा तो डेटर। याद रखिए, परचेज रिटर्न में आप क्रेडिटर को, परचेज रिटर्न क्या होता था? क्रेडिट, और जो क्रेडिटर होता था वो क्या होता था? डेबिट। लेकिन सेल्स रिटर्न में जो डेटर है वो गिवर है, उसने वापस किया, तो क्रेडिट द गिवर। 200 बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाई सोहन। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बाई और फ्रॉम लिखा है तो वो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। और अगर टू लिखा हुआ है तो वो क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। सिंपल लॉजिक से याद कर लीजिए, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। और परचेज रिटर्न में आप जो क्रेडिटर होता है उसको डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न में आप डेटर को क्या करते हैं? क्रेडिट। बिकॉज परचेज रिटर्न में वो रिसीवर होता है और सेल्स रिटर्न में वो गिवर होता है। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट एंट्री, जो लास्ट वाला है ये बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है, चेक मेरे पास आता है या हमारे पास चेक आता है, हम उस दिन चेक को जमा नहीं करते। अगर चेक आए और उस दिन डिपॉजिट ना हो तो उसको चेक इन हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब चेक मेरे पास है लेकिन मैंने अभी उसको डिपॉजिट, पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंक बंद हो जाता है, आप सभी को पता है, 4 साढ़े 4 बजे तक, और आपको चेक मिला 6 बजे। अब वो बैंक में जाके इन कैश तो हो नहीं सकता, क्योंकि चेक आपको बैंकिंग आवर्स के बाद मिला। या चेक रिसीव्ड ऑन संडे, संडे को बैंक बंद होता है, नेशनल हॉलीडे, तो उस दिन भी आप चेक जमा नहीं कर सकते। तो उसको आप क्या लिखोगे? चेक इन हैंड। कैसे देखते हैं? चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी for 20,000 rupees on 2nd अक्टूबर। 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उस दिन बैंक्स बंद होते हैं, नेशनल हॉलीडे होता है। क्या चेक उस दिन जमा होगा? नहीं होगा। तो क्या एंट्री होगा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। चेक किसने दिया? बी ने। क्रेडिट द गिवर, चेक किसने दिया? बी ने, टू बी। 20,000, 20,000। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। बट नॉट, क्योंकि आप जमा नहीं कर सकते चेक को नेशनल हॉलीडे में। और ये चेक जब जमा होगा, मान लीजिए चेक डिपॉजिटेड ऑन 3rd अक्टूबर, चेक जमा हो गया 3rd अक्टूबर को, तो सिंपल, चेक कहां जाएगा? बैंक में। तो किसके अंदर चेक आ रहा है? बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्यों? चेक कहां चला गया? बैंक के अंदर, जो अंदर है वो डेबिट, और हाथ से बाहर, जो बाहर जाए वो क्रेडिट। इसीलिए जब चेक जमा होगा, बैंक डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज, चेक बैंक के अंदर तो बैंक डेबिट और हाथ से बाहर
तो चेक इन हैंड क्रेडिट, सेम अमाउंट 20,000 20,000। नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिटेड, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। और अगर जिस दिन चेक आया उसी दिन जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर चेक आए और उसी दिन डिपॉजिट हो जाए तो उसका एंट्री, जैसे मान लो यहां पे लिखा होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी फॉर 20,000 एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को चेक आया और उसी दिन डिपॉजिट हो गया, तब चेक इन हैंड नहीं खुलेगा, तब सीधा चेक बैंक में चला गया, बैंक के अंदर, तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक किसने दिया? बी ने, 20,000 20,000। डेट क्या डालोगे? 4 अक्टूबर। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, चेक आया और उसी दिन जमा हो गया। समझ गए आप लोग? बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारा चैनल नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 11th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा, अकाउंट्स, इको, बीएसटी सभी सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ाएगी। हैव अ गुड डे।